डेट है आज 28 सितंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है कथा प्रसंगम। कथा प्रसंगम देखो एक ऐसी एक्टिविटी है, एक प्लेटफॉर्म पे शो किया जाता है। आर्ट फॉर्म है ये। आर्ट फॉर्म कहाँ की? केरल की। केरल में एक कोझिकोड नाम की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये कुदाराहनी कुदाराहनी विलेज है। वहाँ पे यूथ लोग हैं, जो यंग पीपल है, वो इसे परफॉर्म करते हैं। देखो ये अभी न्यूज में इसलिए आई क्योंकि ये ना प्लेटफॉर्म पे लोग सोशल इश्यूज को उठाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं सोशल इश्यूज के बारे में। सोशल इश्यूज मतलब सामाजिक मुद्दे, जैसे डोरी सिस्टम हो गया, दहेज प्रथा, या इन्फेंट मोर्टेलिटी हो गया, यानी कि इन्फेंट या फीटिसाइड, जो भ्रूण हत्या कर देते हैं, फीमेल फीटिसाइड। तो इन जो सोशल इशू हैं ऐसे, इनके बारे में ये अवगत कराता है, लोगों को अवेयर कराता है ये प्लेटफॉर्म। ये देखो इस तरह से एक पर्सन होते हैं, इसमें ना तो कोई अलग से ऐसा है कि इसका स्पेशल कॉस्ट्यूम पहनते हैं या डांस करते हैं या कुछ ऐसे। इसमें सिंगिंग करते हैं और ड्रामा करते हैं और लोगों को बताते हैं सामाजिक मुद्दों के बारे में। तो इसलिए न्यूज में आया। तो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। देखो इसे या तो कथा प्रसंगम या कढ़ा प्रसंगम भी बोला जाता है। इसमें स्टोरी सुनाई जाती है। आर्ट फॉर्म है केरल की ये। इसमें बोला जाता है स्पीकिंग, या एक्टिंग की जाती है, या सिंगिंग स्टोरी के रूप में सुनाया जाता है। ना तो इसमें कोई कॉस्ट्यूम, कोई कपड़े स्पेशल टाइप से मेकअप होता है, कुछ ऐसा यूज नहीं होता। मेन जो आर्टिस्ट होता है उसको बोलते हैं कढ़ा, ये काढ़ीकन, काढ़ीकन बोलते हैं, वो जो स्टोरी सुना रहा होता है या कुछ गा रहा होता है। ये दो तीन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, साथ में बजाते हैं, जैसे आप इसने इस इमेज में देखा है। ये दो तीन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हारमोनियम, ढोलक हुआ, या फिर वो आपके ये हाथ में देख रहे हो चिमटा सा, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनके साथ ये गाते हैं और बताते हैं, लोगों को अवगत कराते हैं। इसका जो ओरिजिनेशन हुआ था, यानी कि जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है इस आर्ट फॉर्म की, ये एक आर्ट फॉर्म है केरल में ही। इसका नाम है हरि कथा कला शेपम। इससे इसका उत्पन्न हुई है ये आर्ट फॉर्म, जिसे अभी हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्केल। देखो स्केल एक नया इनिशिएटिव है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। ये हमारे देश में जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो क्या है, डूबने की कगार पे हैं, बंद होने की कगार पे हैं, उनको दोबारा से रिवाइव करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है। स्केल की फुल फॉर्म है स्टीयरिंग कमेटी फॉर लोकल वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। ये स्किल मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करने के लिए क्या है, तो टारगेट यही है। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बंद होने की कगार पे हैं, उनको दोबारा से रिवाइव करना है। कंपोजिशन क्या होगी, मतलब स्केल में देखो, स्केल एक कुछ ऑफिसर का ग्रुप होगा। इसमें कहाँ कहाँ से आएंगे ऑफिसर? इसमें इंडस्ट्रीज बॉडीज से आएंगे, जैसे CIIA है, CII ए नहीं है, CII ये है, या फिक्की है, या एसोचैम है। ये देखो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है। जैसे मान लो, जैसे किसान संगठन होते हैं, किसानों की बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं, ऐसे ये एसोसिएशन होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है, कोई सरकारी संस्था नहीं है ये गैर सरकारी संस्था है। तो ये तीनों में से ये इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट कुछ आएंगे, वो गवर्नमेंट को सलाह देंगे, और ये गवर्नमेंट से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, इंडस्ट्रीज के कुछ लीडर आएंगे, वो कैसे इंडस्ट्रीज को रिवाइव किया जाए सलाह देंगे। तो इसमें देखो 17 सेक्टर इंक्लूड किए गए, लेके टॉय खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री से लेके कपड़े बनाने वाली, टेक्सटाइल, फर्नीचर वगैरह, या ई साइकिल से लेके ड्रोन तक, फिशरीज वगैरह, सब इसमें लगभग कवर होगा। 17 सेक्टर होंगे। इनको कैसे दोबारा से रिवाइव किया जाए ये बस इसमें बताया जाएगा। ये देखो ऐसी इंडस्ट्रीज जो पीक पे आ चुकी हैं और उनका बूम पीरियड खत्म हो चुका है, अब वो डिक्लाइन स्टेज पे हैं, उन्हें बोलते हैं सनसेट इंडस्ट्री। मतलब एक बार फ्लोरिश कर चुकी हैं, जितना उन्हें तरक्की करनी थी वो तरक्की कर चुकी हैं, लेकिन अब वो घट रही है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रॉफिट है, उनका इंडस्ट्री डूबने की कगार पे। ऐसी इंडस्ट्रीज को बोलते हैं सनसेट इंडस्ट्री। ये आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट है असम राइस वाइन जुडीमा गेट्स GI टैग। देखो असम की एक ये वाइन है, वाइन मतलब लिकर, शराब, दारू, जिसका नाम है जुडीमा। इसको GI टैग मिल गया है। ये राइस से बनाई जाती है, चावल से। चावल और कुछ सर्टेन हर्ब्स हैं, कुछ जड़ी बूटियां हैं, उनसे ये बनाई जाती है। और देखो जो दिमासा कम्युनिटी है, दिमासा एक कास्ट है, प्रजाति, ST कम्युनिटी में आते हैं, ये असम में है। इनमें कल्चर के रूप में भी ये वाइन समझी जाती है, कल्चरल, उनकी कल्चरल वैल्यू का पार्ट है ये जुडीमा जो वाइन है। इसको GI टैग मिल चुका है। नॉर्थ ईस्ट, ये पहला फर्स्ट बेवरेज है नॉर्थ ईस्ट एरिया से। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, इस एरिया से ये फर्स्ट बेवरेज है, इस वाले एरिया से। बेवरेज का मतलब होता है पेयजल, मतलब पेय पदार्थ, कोई भी ड्रिंकिंग करने वाली चीज, उसे बोलते हैं बेवरेज। ये पहली बार मिला है। और जो जुड़ीमा है, देखो दिमासा कम्युनिटी का सोशल और कल्चरल लाइफ में इंक्लूड है। GI टैग ये 14 ईयर पहले जो अभी मिला है ना, जुड़ीमा जो वाइन है उसको, इससे 14 साल पहले यहाँ पे एक एरिया पास में, करबी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है असम में, वहाँ की जिंजर को मिला था GI टैग।
14 साल पहले। जिंजर का मतलब आप समझते हो क्या, अदरक, अदरक को मिला था जीआई टैग। और कुछ सप्ताह पहले ही मणिपुर के 2 प्रोडक्ट को मिला था जीआई टैग। एक है संतरा मणिपुर का जिसका नाम है तमेंगलोंग ऑरेंज, और एक है हतई चिल्ली, ये मिर्ची है मणिपुर की। 2 ये प्रोडक्ट हैं जिनको मिला था जीआई टैग। जीआई टैग क्या है ये सब आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो पॉलिटिक या इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जीआई टैग क्या होता है उसके बारे में लेक्चर होगा, देख लेना। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। 1999 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था जिसकी भी कोई प्रोडक्ट है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग किया है, चाहे एग्रीकल्चर के द्वारा किया है, बनाया कोई प्रोडक्ट उत्पाद, उसको 10 साल के लिए एक तरह से यूनिक राइट मिल जाता है जिसमें यूनिक क्वालिटी होती है कि उसको नाम को यूज करके, उसके नाम को यूज करके कोई दूसरा नहीं बेच सकता। जैसे अब जुडीमा वाइन को, असम की जुडीमा वाइन को मिला है, अब कोई मान लो मेघालय या फिर वेस्ट बंगाल या कोई और स्टेट जुडीमा नाम से अपनी शराब को नहीं बेच सकता, वो कह के कि ये जुडीमा वाइन है। नेक्स्ट है आईसीएमआर क्लिनिको पैथोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ कैंसर इन इंडिया रिपोर्ट। देखो ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर ये काम करता है, सेंटर है एक। बायोलॉजिकल रिसर्च वगैरह मतलब बायो, ये जितना भी रिसर्च होती है बायोमेडिकल रिसर्च, वो आईसीएमआर करता है हमारे इंडिया में, अपेक्स बॉडी है। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये रिपोर्ट निकाली है कैंसर के रिगार्डिंग कि हमारे जो इंडिया है उसमें कैंसर का क्या स्टेटस है। 2021 की ये रिपोर्ट है, हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज 2021। इसमें यह पाया गया कि जो कैंसर है वो जेंडर स्पेसिफिक है, मतलब जो आदमी है उनको ज़्यादा होता है, औरत को कम होता है। जितने भी लोगों को कैंसर है उनमें से 52.4% आदमी है और 47.4% फीमेल है, यानी कि औरत। ये कैंसर है जो फीमेल में अधिकतर जो कैंसर होता है वो है गायनोलॉजिकल कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर, इसी में आता है, उनको सबसे ज़्यादा यही होता है। चाइल्डहुड में देखें अगर 0 से 14 साल के बच्चों को कैंसर, लगभग 7.9% बच्चों को कैंसर है। जो ज़्यादा अफेक्टेड ग्रुप है वो है 45 से लेकर 64 ईयर के जो एज ग्रुप के पीपल होते हैं उनको सबसे ज़्यादा कैंसर होता है, एक्सेप्ट प्रोस्टेट कैंसर। जो मेल हैं उनमें अगर 65 ईयर से ज़्यादा है उनमें प्रोस्टेट कैंसर होता है, बाकी सब में 45 से लेकर 65 ईयर की एज तक कैंसर अधिक होता है लोगों में। कैंसर का एक कारण टोबैको यूज भी है, जो लोग तंबाकू खाते हैं। 48.7% लोगों को मेल्स में तंबाकू की वजह से कैंसर हुआ है, और अगर फीमेल का देखें तो 16.5% फीमेल को तंबाकू की वजह से कैंसर हुआ है। जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो कीमोथेरेपी एक ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कीमोथेरेपी है जिसके द्वारा इसका ट्रीटमेंट इलाज किया जाता है। ये नोट करके रखना है, जो आईसीएमआर है ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और अपेक्स बॉडी है किसके लिए, बायोमेडिकल रिसर्च करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करती है, और जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर होते हैं हमारे वो इसके अध्यक्ष होते हैं, एक तरह से चेयरमैन प्रिसाइड करते हैं इसकी मीटिंग वगैरह को, जो गवर्निंग बॉडी होती है इसकी। नेक्स्ट है नगक्यू एंड क्योधुरा पास। ये देखो लोकेशन है जो न्यूज में है, अभी चाइना में है। चाइना में देखो लहासा से लेके, तिब्बत में है लहासा, तिब्बत की कैपिटल है लहासा, और तिब्बत चाइना का ही पार्ट है। लहासा से लेके बीजिंग चाइना की कैपिटल है, राजधानी चाइना की, वहाँ तक 295 किलोमीटर का एक रोड बनाया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज में आया। ये है भाई साहब अपना हिंदुस्तान, और ये देखो यहाँ पे ये लहासा, लहासा ये वाली जगह है, ये सिंगात से, ये सिक्किम बॉर्डर के पास है यहाँ। और ये वाली नींगची, इससे पहले देखो, पहले नींगची, लहासा से लेके नींगची तक एक रोड बनाया था, बॉर्डर एरिया लगता है हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश का, चाइना ने ये बनाया था, और अब बनाया है लहासा से लेके नगक्यू नाम की जगह है यहाँ तक। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया सारा, ये लिखा, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, और ये धुरा पास भी है, ये उत्तराखंड के पास है, क्योधुरा पास उत्तराखंड के पास है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है साइक्लोन गुलाब। देखो साइक्लोन गुलाब अभी 26 सितंबर को आंध्र प्रदेश को हिट किया, इसने आंध्र प्रदेश में आया। ये जो नाम है ना गुलाब साइक्लोन का, साइक्लोन को हिंदी में बोलते हैं चक्रवात। ये साइक्लोन गुलाब नाम दिया है पाकिस्तान ने, और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कोस्ट पे लोगों को अफेक्ट करेगा। यहाँ बारिश तूफान आया है। ये साइक्लोन देखो क्या होता है, लो प्रेशर सिस्टम होता है और वार्म ट्रॉपिकल वाटर में बनता है, मतलब सरफेस वाटर गर्म होना चाहिए ट्रॉपिकल एरियाज का, तब वो बनता है ये। और सेंटर, जो साइक्लोन का सेंटर होता है उसमें क्या है, कम प्रेशर होता है, लो प्रेशर सिस्टम भी बोलते हैं इसे। और साइक्लोन के देखो डिफरेंट नाम है अलग अलग एरियाज में, और ये जो नाम दिए जाते हैं, जैसे गुलाब नाम दिया पाकिस्तान ने, इनकी नेमिंग कैसे होती है और कैसे साइक्लोन बनता है, कैसे अफेक्ट करता है, क्या कारण है, क्या रीजन है, ये सारा कुछ जानने के लिए ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइए आप, और ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा साइक्लोन का लेक्चर, वो साइक्लोन का लेक्चर वहाँ से देख सकते हो। या फिर मैं लास्ट में जब ये लेक्चर खत्म होगा ना
तो साइक्लोन का मैं वहाँ पे लिंक डाल दूंगा साइक्लोन के लेक्चर का, वहाँ से भी आप देख सकते हो। देखो साइक्लोन को डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग दी जाती है, जैसे सीवियरिटी के आधार पे, मतलब कितना ताकतवर आया, हवा कितनी तेज चल रही है, विंड की जो स्पीड है उसके आधार पे। अगर विंड की स्पीड देखो ये 222 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो इसे देखो सुपर साइक्लोन स्टॉर्म बोलते हैं। और अगर 64 से लेके, मतलब ये नोट में दे रखी है ऊपर 120 नोट, ये नोट है, नोट भी नापने की यूनिट है एक स्पीड की। और अगर देखो 118 से लेकर 221 किलोमीटर पर आवर के बीच में स्पीड है तो वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बोलते हैं। और सीवियर साइक्लोन तब बोलते हैं 88 से लेकर 117 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड है विंड की। और अगर हवा की स्पीड 62 से लेकर 87 किलोमीटर पर आवर तक है तो साइक्लोनिक स्टॉर्म ही बोलते हैं। और डीप डिप्रेशन बोलते हैं साइक्लोन को ही जब 52 से 61 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में विंड 52 से 61 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है तो उसे बोलते हैं डीप डिप्रेशन। अगर विंड की स्पीड 51 किलोमीटर पर आवर से कम है तो डिप्रेशन बोलेंगे उसे, होता साइक्लोन ही, बस नेमिंग क्या है, स्पीड, विंड स्पीड के आधार पर चेंज कर देते हैं। और डिटेल में जानने के लिए आप वो लेक्चर देखना। नेक्स्ट है सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम देखो अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि 4 साल इसने कंप्लीट कर लिए हैं। 31 मार्च 2021 को इसने 4 साल पूरे कर लिए हैं और 2.82 करोड़ हाउस होल्ड लोगों को इलेक्ट्रीफाइड किया है। इस सौभाग्य स्कीम का जो टारगेट था ये था बिजली पहुंचाना घरों तक, सबके घरों तक जिनके घरों में बिजली नहीं है। ये देखो डेडिकेटेड टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी इसने दिया था गवर्नमेंट ने कि जिसको बिजली लगवानी है टोल फ्री नंबर पे आप कर सकते हो और अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड में कनेक्शन ले सकते हो इलेक्ट्रिसिटी का। 2017 में ये लॉन्च की थी। सारे जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्र में या अर्बन एरियाज हैं, शहरी क्षेत्र, सब में जिन लोगों के घरों में बिजली नहीं है सबके घरों तक बिजली पहुंचाना इसका टारगेट था। यही ऑब्जेक्टिव था इसका, यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करना हमारी कंट्री में। लास्ट माइल कनेक्टिविटी पहुंचानी है, यानी कि हर एक घर तक बिजली हो। जो भी अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड है रूरल एरियाज में, चाहे पुअर हाउस होल्ड है अर्बन एरियाज में, सभी घरों को देना है। और बेनिफिशियरी कौन होंगे, सबके घरों तक देना है क्या, देखो जो लगभग बीपीएल फैमिलीज के होते हैं, यानी कि जो देखो हमारी 2011 की सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी हमारे 2011 की, उसमें सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस भी बोलते हैं 2011 की को। उसमें जो ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में आते हैं, यानी कि जो पुअर फैमिलीज हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शन दिया जाता है। और जो इसमें नहीं आते सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में, उनको भी कनेक्शन दिया जाता है कम पैसे में, उनसे सिर्फ 500 रुपये लिए जाते हैं और कनेक्शन दे दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। देखो ये एक मिशन है जो एक सेंटर ने चलाया है। ये सेंटर है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, ये न्यू दिल्ली में सेटअप है ये सेंटर। और इसने देखो अक्टूबर 2021 में 75 गांवों का 75 विलेज का कल्चर मैपिंग करेगा ये। मतलब कल्चर मैपिंग का मतलब वहाँ पे कैसी कल्चर प्रैक्टिस की जाती है, कौन सा धर्म मानते हैं, क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं, कौन कौन से उनके कस्टम है, रीति रिवाज हैं, ट्रेडिशन है, रिचुअल कौन कौन से करते हैं, ये सब इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इसी को बोलते हैं कल्चरल मैपिंग। ये जो सेंटर है देखो 1987 में एस्टेब्लिश किया था और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। ऑटोनॉमस का मतलब अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बना सकता है ये सेंटर, और दिल्ली में है। रिसर्च, एकेडमिक परस्यूट और डिसेमिनेशन, कल्चरल या आर्ट फील्ड में ये स्प्रेड करता है नॉलेज वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह और कलेक्ट करता है। जो इसका टारगेट ये है, जो कल्चरल मैपिंग का मिशन चलाया है कि अक्टूबर 2021 में तो देखो 75 गांवों का डेटा कलेक्ट करना है, लेकिन 2021 से लेकर 2022 तक लगभग 5000 विलेज का कल्चरल मैपिंग कर देना है इसे, जब ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा। फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मल ईयर तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, और फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक ये 5000 गांवों का डेटा कलेक्ट कर लेगा, कौन कौन सी कल्चर वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। तो यही था आज के लेक्चर में।